जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में आप क्या जानते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे और इसकी विशेषताएं क्या हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, इसको हम देखते हैं। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात किया जाए तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम संविधान में देखेंगे तो संविधान का भाग 4 अगर देखेंगे तो उसमें नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। तो नीति निर्देशक तत्व में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इसी को देखते हुए राजीव गांधी उस समय अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो राजीव गांधी ने एक शिक्षा नीति लाई थी। अब अगर देखा जाए राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री थे, तो जो भी वो नीतियां लाएंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर होगी, इसीलिए इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहते हैं। अब जब ये शिक्षा नीति आई तो इससे आने से पहले अगर हम देखेंगे तो कुछ चीज़ों को लेकर के, शिक्षा संबंधी चीज़ों को लेकर के पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों को विचार विमर्श किया गया। तो उसके बाद जो है ये शिक्षा नीति आई, कई बिंदुओं पर विचार किया गया। तो उन बिंदुओं को हम देख लेते हैं, आखिर किन किन बिंदुओं पर जो है विचार किया गया, उन बिंदुओं को भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, जैसे हमारा पहला है कि शिक्षा का स्तर एवं उसकी भूमिका। इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, समता के लिए शिक्षा, तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, निरक्षरता को दूर करना। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के पहले चर्चा होती है और इस चर्चा के बाद देखा जाए तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, और भी राजीव गांधी की सरकार में। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि आखिर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 1986 में, ये इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण क्या हैं, उसके गुण को भी हम समझ लेते हैं कि आखिर क्या इसकी विशेषता है। जो पहली विशेषता हम देख रहे हैं, इसके तहत हम देख रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी संरचना। राष्ट्रव्यापी संरचना के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे 10+2+3 के फॉर्मेट में दिया जाएगा। इसका मतलब ये बताया गया कि पहले से लेकर के 1 to 10 तक के अगर देखेंगे, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की अलग शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद इंटरमीडिएट मतलब 10+2 की अलग शिक्षा होगी। उसके बाद देखेंगे तो ग्रेजुएशन की अलग शिक्षा होगी। इसमें ये बताया गया कि जो बालक और बालिकाएं हैं, अगर देखा जाएगा तो 1 to 10 तक जो है एक साथ मतलब एक ही शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद शिक्षा में जो है जिसकी जैसे रुचि होगी वहाँ पर डिवाइडेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया 1 to 10 में ये बताया गया कि जो भी शिक्षाएं दी जाएंगी वो बालक और बालिकाओं को समान रूप से दी जाएंगी। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं अगली विशेषता क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के तहत देखा जाए तो इसमें ये बताया गया कि जो पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से होना चाहिए। यहाँ पर इस समय हम देखते थे पहले जो पाठ्यक्रम हुआ था वो अलग अलग देखने को मिलता था, जैसे यहाँ कुछ है तो कहीं और अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ पर दूसरा पाठ्यक्रम हो जाता था। तो उसी चीज़ को लेकर के ये बताया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के तहत कहा गया कि जो पाठ्यक्रम होगा वो पूरे भारत में एक ही पाठ्यक्रम होगा। अब इसके अलावा अगली जो विशेषता है हमारी, अगली जो विशेषता के तहत शिक्षा की समानता दी गई है। शिक्षा की समानता के तहत अगर देखा जाए तो इसमें ये बताया गया शिक्षा को जो भी दिया जाएगा वो समान रूप से दिया जाएगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी शिक्षाएं दी जाएंगी वो सबको समान रूप से दी जाएंगी, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग से क्यों ना संबंध रखते हों, बालक हों या बालिका हों, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। तो ये शिक्षा की समानता के तहत दिया गया है। इसके अलावा जो अगली विशेषता दिया गया है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसके लिए मतलब अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हाई स्कूल को, जब हम पास होते हैं तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो यह एक औपचारिक शिक्षा है। लेकिन अगर जब हम घर में पढ़ते हैं, माँ बाप के द्वारा जो शिक्षाएं हमको मिलती हैं उसके लिए हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता माँ बाप की तरफ से, तो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यही अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य इनसे है कि जो 1986 के दौरान काफ़ी लोग ऐसे थे जो शिक्षा को छोड़ चुके थे, पढ़ना छोड़ दिए थे बीच से ही, तो उन्हीं के लिए शिक्षा व्यवस्था लाई गई। कहा गया कि अगर ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा छोड़ दिए हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ना चाह रहे हैं, शिक्षा छोड़ दिए फिर भी काफ़ी एज हो गई इसके बाद भी पढ़ना चाह रहे हैं,
तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई कि उनके लिए भी उनको भी शिक्षाएं दी जाएंगी अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अनौपचारिक रूप से शिक्षा दिया जाएगा, मतलब उनको किसी भी प्रकार का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अब इसके अलावा जो अगली विशेषता है उसको भी हम देखते हैं। इसके अलावा देख रहे हैं रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक शिक्षा के तहत ये बताया गया कि शिक्षा को इस तरह से दिया जाएगा जिससे रोजगार की उत्पत्ति हो सके, रोजगार मिल सके, जिसमें ये भी बताया गया, कहा गया कि शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे 10th तक अगर देखा जाएगा तो समान रूप से शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन 10th के बाद की जो शिक्षा होगी, जैसे अगर हम 11th की बात करें या 12th की बात करें, तो यहाँ पर जो शिक्षाएं दी जाएंगी उस शिक्षा को रोजगार परक शिक्षा के तहत दिया जाएगा, मतलब ऐसी शिक्षाएं दी जाएंगी जो रोजगार परक होंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये शिक्षा नीति अगर हम देखेंगे तो 1986 में आई थी, तो इसके तहत एक टारगेट रखा गया, एक गोल रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि 1986 से अगर देखेंगे 1990 के दौरान अगर देखा जाएगा तो इन 5 साल के दौरान अगर देखेंगे तो इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाएंगी जिससे अगर देखा जाए तो कम से कम 10% लोगों को जो है व्यावसायिक शिक्षा मिल जाए। इसके अलावा जो दूसरा जो है गोल निर्धारण किया गया, कहा गया कि 1995 तक मतलब अगले 5 साल के दौरान इस प्रकार से शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा इस प्रकार से दिया जाएगा कि जो देखा जाए तो 20% लोग रोजगार परक शिक्षा को प्राप्त कर सकें और वो रोजगार करना शुरू कर दें। तो इस हिसाब से जो है रोजगार परक शिक्षा के तहत बताया गया। अब इसके अलावा जो अगली विशेषता उसको हम देखते हैं, प्रभावकारी शिक्षा व्यवस्था। प्रभावकारी शिक्षा व्यवस्था के तहत बताया गया कि जो भी शिक्षक वर्ग हैं, जो भी शिक्षक वर्ग की अगर बात किया जाए, शिक्षक की बात किया जाए, यहाँ पर शिक्षक की बात की गई है, छात्र की बात की गई है और विद्यालय की बात कही गई है, विद्यालय। यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक होंगे उनको जो है जवाबदेही भी होगी तथा उनको वेतन भी अच्छे दिए जाएंगे। इसके अलावा छात्र को भी बताया गया कि यहाँ पर छात्र पर भी विशेष बल देने की बात कही गई तथा विद्यालय को उन्नतिशील बनाने की बात कही गई। तो ये प्रभावकारी शिक्षा व्यवस्था के तहत इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। इसके अलावा जो अगली विशेषता हमारी है, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन। इसके तहत ये बताया गया कि ऐसे विद्यालय जो इन सारी मापदंडों को पूरा करेंगे उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। दक्षता और प्रभावकारिता के आधार पर उनको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन के रूप में जब भी बात किया जाता है तो यहाँ पर पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, विद्यालय को दिया जाएगा, शिक्षक को दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। अब अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत अगर देखा जाए तो इसमें ये बताया गया कि जैसे उस समय अगर हम देखेंगे जो विद्यालय हुआ करते थे, अगर हम विद्यालय की बात करेंगे तो विद्यालय में अगर शिक्षकों की संख्या देखा जाए तो 1 शिक्षक हुआ करते थे। अधिकतर विद्यालय ऐसे थे जिसमें शिक्षकों की जो संख्या थी 1 थी, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक विद्यालय में सिर्फ 1 ही शिक्षक हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो बताया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बताया गया कि एक विद्यालय में कम से कम 1 नहीं शिक्षक होंगे, कम से कम 2 शिक्षक होंगे। किसी विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे। इसके अलावा ये भी बात कहा गया कि जो विद्यालय की स्थिति है, जैसे अगर वहाँ पर हम फर्नीचर की बात करें, वहाँ भवन निर्माण की बात करें, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे, तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सही नहीं हैं, जो ये सारी चीज़ें, भवन का निर्माण नहीं हुआ, ब्लैक बोर्ड सही से नहीं है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को भी व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड के तहत की गई। अब अगली जो विशेषता, अगली विशेषता को अगर हम देखें, डिग्री को नौकरी से अलग करना। इसके तहत ये बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी चाह रहा है तो उसके लिए डिग्री मायने नहीं रखता। अगर वो उस नौकरी के एलिजिबल है, उस नौकरी के योग्य है, तो उसको वो नौकरी दी जाएगी। डिग्री के महत्व को कम कर दिया गया तथा यहाँ पर कुछ डिग्रियों को रखा गया, जैसे अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसके लिए बायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसके लिए तो डिग्री अनिवार्य थी। अन्यथा और सारी डिग्रियों को कम कर दिया गया, इनकी अनिवार्यता को हटा दिया गया। नौकरी अब जो मिल रही थी सरकारी, वो जो है अगर देखा जाए योग्यता के आधार पर मिल रही थी। अब जो अगली विशेषता है उसको अगर हम देखें, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के तहत ही पहली बात तो इसमें ये निर्धारित किया गया कि हर एक ज़िले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा और उस नवोदय विद्यालय में कहा जाएगा, तो कहा गया कि वहाँ पर SC और ST वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण भी दिया जाएगा। इस नवोदय विद्यालय के तहत उनको आरक्षण मिलेगा। तो ये जो है सारी चीज़ें हमने देखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही हमने उनकी विशेषताओं को देखा है।
अब हम इसको समझ गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।